May I come in, sir? हाँ आइए। Good afternoon, sir. आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हो? Sir, Hindi language. हिंदी। आपका नाम? Sir, Sara Verma. सारा। संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सारा वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजकुमार वर्मा जी है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सरिता वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्नातक की शिक्षा जेएच कॉलेज, अपने स्थानीय कॉलेज से पूरी की है और अभी मैं स्नातकोत्तर की परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जेएच कॉलेज से। जी, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल भी रहा है? जी सर। ज्योग्राफी में क्या पोर्शन आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? सर, वैसे ज्योग्राफी पूरा ही अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें थोड़ा तार्किक होता है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है और इसमें जलवायु से संबंधित मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जियोमॉर्फोलॉजी का तात्पर्य क्या है? सर, इसमें पृथ्वी की जो भू आकृतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है और पृथ्वी की आंतरिक सतहों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की सतह की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे जिनके द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में सिद्धांत दिया गया था। सिद्धांत का नाम? सर, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की कुछ कमियां? आपने इंटरेस्ट में लिखा है कि आप रंगोली बना, जी सर, मेहंदी, जी सर, पेंटिंग का भी शौक है? जी सर, पोर्ट्रेट जी सर, मैं की लैंडस्केप? सॉरी, हिंदी में। आप सिनरी बनाना पसंद करते हो? ये सर, मैं किसी भी स्वरूप को बनाना पसंद करती हूँ और जैसे भी मैं किसी भी स्वरूप को देखती हूँ, किसी भी सीनरी को देखती हूँ तो सेम वैसा ही बनाने का प्रयास करती हूँ। तो मेहंदी, ये मेहंदी जो होती है, आपने जब आपको बनाने का बड़ा पसंद है मेहंदी मेकिंग, तो इसमें क्या कारण है कि मेहंदी रचती है? सर, मेहंदी जो हरे पत्तों से बनती है उसमें प्राकृतिक रंग होता है। कौन से रंग होते हैं? सर, कुछ लाल, गाढ़ा लाल सा। किन प्रकार के रासायनिक तत्वों के कारण मेहंदी जो हाथों में आते थे रंगती? सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन आपका बीए में हुआ, बीए प्लेन रहा है आपका? जी सर। कौन कौन से विषय रहे? सर, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र मतलब आपने पॉलिटी को अध्ययन किया है। आप किस प्रकार से देखते हो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को? ये भारत में कहीं रबड़ स्टैंप वाले प्रेसिडेंट की भूमिका को तो नहीं उद्घाटित करता है? क्या आप इस तर्क से सहमत हो? सर, एक बार फिर से एक और बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जी सर। क्या आप उस चुनाव के मेथड से आप सहमत हो? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप या मुहर वाला राष्ट्रपति मानते हो? सर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल मत हस्तांतरण पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें सर ये एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि गलत हमें नहीं दिखाई देता है। और क्यों गलत नहीं दिखाई देता है? सर, जिस प्रकार से मतलब इसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है। जी सर।
सर तो इसमें कार्य भी उसके द्वारा ही किए जाने चाहिए। जी सर हमारे देश में प्रधानमंत्री शासन है, इस वजह से प्रधानमंत्री शासन है कि संसदीय प्रणाली है? सर सर संसदीय प्रणाली है, पर मतलब प्रधानमंत्री के हाथों में सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में होती है कि मंत्री परिषद के हाथों सर प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में होती है। में? यस। तो इस प्रकार से, तो इसलिए राष्ट्रपति, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को मतलब ऐसे निर्णय लेने की शक्ति इस प्रकार से नहीं है, जैसा कि तो वही सर, मतलब प्रधानमंत्री को सारी चलिए कोई शक्ति। बात नहीं। विनोबा भावे कौन है? सर विनोबा भावे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के समय काफ़ी भारत को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया है। इनकी कोई फिलोसफी भारत की स्वतंत्रता के? सर इन्होंने भू सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। भू सुधार की भूमि सुधार आंदोलन। भूमि की भूदान, भूदान भूमि सुधार, दोनों में अंतर क्या है? सर भूमि सुधार आंदोलन, सर भूमि सुधार में भूमि, सर सॉरी इस बारे में मुझे भू सुधार का मतलब होता है कि भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना। कंटेंट को मैनेज करना। भूमि दान का मतलब है कि भूमि को जिनके पास अतिरिक्त है वो सरकार को दे, और सरकार उसका उन लोगों के पास में वितरण करे, उन लोगों को दे जिनके पास भूमि नहीं है। जी सर। ठीक है, चलिए। आपने IAS, IPS, IFS, IRS रखा है, जी सर। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार आपका कैडर रैंकिंग रही। जी सर। तो आप मान के चलिए आपको आपका मूल स्थान पहली पोस्टिंग में मिलता है, और पहली पोस्टिंग आपके आपके मूल स्थान मूल जिले में होती है। जी सर। तो क्या ऐसे बिंदु है जिसके ऊपर आप गौर करोगे अपनी पोस्टिंग के दौरान कि आपका जिला हमेशा आपको याद रखे, आपका कृतज्ञ है? सर सबसे पहले मैं अपने ज़िले में रोजगार के लिए कार्य करना चाहूँगी, और दूसरा शिक्षा के लिए भी इसमें मेरा रहेगा कि मैं शिक्षा को, एक उच्च शिक्षा जो हमारे ज़िले में होनी चाहिए, वो उसका प्रयास करूँगी कि ढेर सारे मतलब अधिक से अधिक कॉलेज वगैरह की स्थापना हो सके, और मतलब कॉलेज यहाँ पर उपलब्ध हो, और औद्योगिक स्थापना में मैं थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करना आपका चाहूँगी। जिला जो बैतूल है किस प्रकृति का है? सर ये सर प्रकृति कैसा है? जनजाति है, कृषि सर, प्रधान सर जनजाति, है, कृषि औद्योगिक है? जी कैसा सर, है? जनजातीय और कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। तो आप कृषि क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करोगे? जी सर, कृषि क्षेत्र में मतलब ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे कृषि का विकास हमें कम दिखाई देता है, क्योंकि कुछ गांव हमारे बैतूल जिले के आसपास के जो कृषि में काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा, और हमें जो पानी की उपलब्धता है वो पर्याप्त दिखाई देती है, परंतु कुछ पिछड़े गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी की पहुँच नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कुछ प्रयास करना तो चाहूँगी। उसके लिए डैम बनाना उचित रहेगा? यस सर, डैम भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। उपाय क्या कारण है कि पर्यावरणविद और भूगोलविद डैम के निर्माण को नकारते हैं? सर डैम बनाने से जो पृथ्वी की जो संतुलन होता है पृथ्वी का, वो अधिक बड़ा डैम बनाने से वो कभी भूकंप या इस प्रकार के कुछ होने पर ये खतरा रहता है उस चीज़ का, कि भारत के मतलब पृथ्वी की इस स्थलाकृतियों में हम मानवीय परिवर्तन हस्तक्षेप करते हैं, तो इस वजह से जो प्लेट खिसकने का, प्लेट यस सर, टूटने का, इस वजह से भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है, और भूकंप के बाद में जल उत्प्लावन भी हो सकता है, मतलब बाढ़ की स्थिति बनती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आप वर्तमान में आपकी मम्मी हाउसवाइफ है? जी सर। पिताजी फार्मर है? जी सर। एक फार्मर की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं
जी सर। वे पर्याप्त हैं या उसमें कुछ कमी है? सर जैसे कार्यों को कुछ बताइए जो कार्य किए गए हैं अभी तक के। जी सर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लगातार प्रयास रहे हैं कि कृषकों के लिए लगातार कार्य किया जाए और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, जिसके लिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी भावांतर योजना के तहत किसानों का अनाज खरीदा है, जिसमें उन्होंने एक उचित मूल्य, उन्होंने अतिरिक्त मूल्य दिया है अपने अनाज पर। भावांतर भुगतान स्कीम है क्या वैसे? सर भावांतर मूल्य वह है जिसमें कि सरकार जो किसानों से अनाज खरीदती है या किसान जो भी अपना मंडी में अनाज बेचता है उस पे उस जो भी मूल्य पर बेचता है उससे 5 रुपए या ऐसा कुछ निश्चित मतलब एक मूल्य होता है, उस पर अधिक सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। कि ऐसा है कि मार्केट में बेचने पर यदि किसान को कम कीमत मिल रही है तो सरकार उस कम कीमत का भुगतान करेगा, ये है क्या इस योजना का तात्पर्य? सर सर ऐसा ही है, पर जहाँ तक कि मुझे लगता है कि थोड़ा रेट अगर आगे पीछे या होता है तो भी सरकार उसमें देती है, कुछ एक निश्चित मूल्य तक देती है। मूल्य तक हाँ। देती है। इसके लिए कोई फंड बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? कोई फंड बनाया गया है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। हाल ही में भारत सर सरकार किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि जी सर। ना, वो फंड सर वो नहीं, वो तो नहीं। जी सॉरी। 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया जो किसी प्रकार की वृद्धि या हानि के संबंध में किसानों को देकर उनके नुकसान को संतुलित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया किसान फंड है, 1000 करोड़। अभी हाल ही में जो भारत सरकार है उनके द्वारा रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लिया गया, जिसकी पहली खेप अभी आ चुकी है। इस विषय में एक एक्ट अमेरिका के द्वारा लाया गया। इस रशिया से किसी प्रकार के डिफेंस सिस्टम को अगर खरीदा जाता है तो काटसा करके एक एक्ट लाया गया जिसके माध्यम से उन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे जिन देशों ने रशिया से किसी प्रकार की वस्तु को खरीदा। भारत के और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में बहुत अच्छे रहे हैं और भारत की निर्भरता कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर है। भारत अधिक मात्रा में वहां पर निर्यात करता है, व्यापार सरप्लस में है। तो क्या ये S-400 को लेना आपको नहीं लगता कि भारत सरकार का एक अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय है? आप इस अदूरदर्शिता का परिणाम ये देख सकते हो कि काटसा लगने के बाद में भारत के लोगों को वीजा मिलना, भारत के लोगों को नौकरियां मिलना, भारत में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कम होने की संभावना है। तो क्या तभी भी आप S-400 को लेना चाहोगे? ये आपको अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय नहीं लगता? सर जिस प्रकार से हमारी निर्भरता अमेरिका पर है, उस प्रकार से अमेरिका भी भारत पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहता है। अक्सर ये ऐसा देखा गया है कि भारत अमेरिका को भी भारत का पूरा सहयोग चाहिए होता है। तो इस वजह से हम एक पक्षीय दृष्टि से नहीं देख सकते कि केवल हमारी ही निर्भरता कम होगी और हमें ही इसका नुकसान होगा। तो इस प्रकार से शायद हम और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भारत अपना एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, जिसमें कि वो किसी अन्य देश के साथ किसी भी प्रकार के समझौते या किसी भी प्रकार की आयात निर्यात कर सकता है। तो इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब आप मानते हो कि एक अच्छा निर्णय है? जी सर। हाल ही में ये देखा गया है कि कई देशों के जो सॉफ्टवेयरों के द्वारा भारत के विषय में एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम को चलाया गया। आप इसे साइबर अटैक के रूप में नहीं देखते हो? इस प्रकार की बातों को फैलाया जाना, इसे कम करने के लिए, प्रोपेगेंडा को कम करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाने चाहिए? सर एक बार फिर से मैं अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत के विषय में नकारात्मकता को लेकर गए, जिस वजह से भारत सरकार के द्वारा IT एक्ट 2000 के माध्यम से कई सारे YouTube ब्लॉग्स बनाने वाले लोग
जो दूसरे देश के थे उनको बैन करना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में, और हाँ, अभी 2020 में भारत में एक ग्रेट फेलियर भी हमने देखा, जिस वजह से जो बॉम्बे था 5 से 8 घंटों के लिए अंधकारमय हो गया था। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, साइबर अटैकों से बचने के लिए, साइबर वॉर से बचने के लिए आप क्या करने का प्रयास करोगे? सर जैसा कि किसी भी देश के लिए मतलब ये गलत हो सकता है कि उसके बारे में किसी भी प्रकार का की गलत बातें फैलाई जा रही है, तो यह कोई किसी भी देश की सरकार या किसी भी देश का शासन ये प्रयास करेगा कि उसको कम किया जाए या अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो सर इसलिए एक तरीके से ये सही भी है कि हम अपने मतलब किसी भी एक आप समझे नहीं क्वेश्चन सॉरी कि साइबर अटैक को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? फिर इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में काफ़ी मतलब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक मतलब नई वो पहल कर सकते हैं कि अधिक से अधिक हमारा देश भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि तकनीकी शिक्षा में, ताकि हम भी इस चीज़ के लिए कुछ मतलब प्रयास कर सकें इसको कम करने के लिए। और सर सर एक जागरूकता भी हम कर सकते हैं कि देश के लोगों को एक इस प्रकार से कि हाँ मतलब जागरूक किया जाए। क्या कारण है कि हम आपको सिविल सर्विस में आपको चुने? आपकी योग्यता? सर मैं सत्यनिष्ठ और एक ईमानदार इंसान हूँ, जैसे कि ये सभी लोगों में साधारणतः होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में अलग एक ऐसा है जिसमें कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखने के पश्चात उसको समझने का पहले प्रयास करती हूँ। अचानक से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना मेरी मतलब ये मेरे अंदर एक गुण है कि मैं किसी भी व्यक्ति पर एकदम से भरोसा नहीं करती हूँ, उसे सोचने समझने के पश्चात ही मैं किसी भी प्रकार का निर्णय लेती हूँ। इसका मतलब क्या? सर एक ये सिविल सर्विसेज में जो है काफ़ी सहयोग कर सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करने से पूर्व अगर उसका आकलन कर ले कि हम ये व्यक्ति किस प्रकार का है, तो ये हमें काफ़ी सहयोग कर सकता है। कैसे सहयोग करेगा? कहाँ पर सहयोग करेगा? सर जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर हम शासन के अधिकारी हैं और कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेकर, तो जहाँ तक कि मेरा अनुमान रहा है कि मैंने अपना किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी अपना नज़रिया बनाया हुआ है वो मूल्यांकन के पश्चात सही रहा है। तो उस प्रकार से जहाँ तक कि मुझे लगता है मैं किसी भी व्यक्ति को समझकर उस हिसाब से सही निर्णय ले सकती हूँ। आपकी दो कमियाँ? सर मुझ में सहनशीलता की कमी है जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, तो ये मैंने काफ़ी कम करने की कोशिश की है। और दूसरा कि मैं अधिक सोचती हूँ किसी भी विषय पर या किसी भी बात पर जो मेरे दिमाग में दिन भर मतलब घूमती रहती है, तो यह एक मेरी कमी है जिसे मैं कम करने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए, सारा वर्मा, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।